नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 को, जिसको लेकर संशोधन जिसमें किए गए हैं और मकसद इसका है सहकारी बैंकों के कामकाज को ठीक करना या उसको चाक चौबंद करना। क्या ये विधेयक है? क्या इसके प्रावधान हैं? अब तक मौजूदा सिस्टम क्या है बैंकिंग सेक्टर, खासतौर पर सहकारी बैंकों को लेकर? आरबीआई के पास कितनी शक्तियां हैं इसे रेगुलेट करने को लेकर? और इस नए कानून के बन जाने के बाद क्या दायरा बढ़ेगा और अब क्या कुछ अधिकार आरबीआई के पास अधिक होंगे पहले से सहकारी बैंकों के, खासतौर पर अगर देखें जो कि नियमावली है या फिर उनका जो स्ट्रक्चर और उनकी जो पोजिशनिंग रही है? हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। अशोक कुमार झा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ चक्षु राय हैं, हेड ऑफ आउटरीच कार्यक्रम पीआरएस। सर, स्वागत है। और वेद कुमार जैन साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चक्षु सर आपसे ही कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन मैं कहूँ या इसके दायरे में लाने के लिए सहकारी बैंकों को, और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी जब इसे रखा गया संसद में कि बहुत ज़्यादा अनियमितताओं की खबरें आ रही थी, कई सारे लूप होल्स थे और उसे एक ज़्यादा बेटर फंक्शनिंग और उसकी निगरानी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। क्या है ये बेसिकली पूरा का पूरा कानून और क्या इसका दायरा है? कविंद्र जी, ये जो कानून है इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका संचालन और उनके रेगुलेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1965 से कोऑपरेटिव बैंक्स की कार्रवाई पर नजर रख रहा है। और ये तब हुआ था जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को 1965 में अमेंड किया गया था, ये देखने के लिए कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन है वो नॉर्मल जो हमारे बैंक्स हैं उनकी तरह किया जाए। बट उसमें जो आरबीआई जितनी सारी चीजें नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के को देखने के लिए करता है कि वो सॉलिड है कि नहीं है, वो सारी चीजें कोऑपरेटिव बैंक्स पर एक्सटेंड नहीं करी गई थी। तो पहली चीज तो ये। मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं और लगभग इनके आंकड़े क्या हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का लॉ होता है उसके अंदर सेटअप किए जाते हैं और इसमें मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। देश में लगभग 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जिसमें से कि 75% कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में है। लगभग ये आंकड़े थोड़े से पुराने हैं, बट लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास इन कोऑपरेटिव बैंक्स में डिपॉजिट है लोगों का। ये बैंक लगभग 3 लाख करोड़ का ऋण लोगों को देते हैं। और ये जो ऋण है इसमें से 90% ऋण ऐसे लोगों को जाता है जो जिनकी जरूरत 5 लाख रुपए से कम की है, तो 5 लाख रुपए से कम का ऋण लोगों को जाता है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर में काफी सारा लेंड करते हैं, तो चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे हाउसिंग लोन हो। और इन बैंक्स का पर्पस भी थोड़ा सा ये है कि बैंकिंग सेवाओं को और बैंकिंग सुविधाओं को किस तरह से लोगों के पास ले जाया जा सके। और मोटे तौर पर अगर मैं चक्षु कहूँ कि जिस तरीके से जो फंक्शनिंग है उसमें क्या मेजर बदलाव इस बिल के जरिए प्रभावी हो पाएंगे जब ये कानून की शक्ल में हमारे सामने होगा? जी जी, कभी तो इसमें 2-3 चीजें करी गई हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको 2 उदाहरण दूं, जैसे कि अगर हम नॉर्मल बैंक्स की फंक्शनिंग देखें तो वहां पे जो चेयरमैन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक स्पेसिफाई करी जाती है कि मान लीजिए कि जो चेयरमैन बैंक का होता है उसको इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, उसको कभी कन्विक्ट नहीं होना चाहिए किसी क्राइम के केस के अंदर। और वो आरबीआई को भी एक पावर होती है कि उस चेयरमैन को अगर हटा सके, अगर वो चेयरमैन आरबीआई को लगता है फिट और प्रॉपर नहीं है। तो ये चीजें कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं थी, और जो कि ये कानून अब इस कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ये आरबीआई का ये इम्प्लीमेंट करेगा। दूसरी चीज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो ये कानून ये भी करेगा कि अब जो 51% है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स, उनके पास स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग का, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, लॉ का, ताकि वो जो बैंक है उसको ठीक से चला सके। और ये भी इस कानून के अंदर पावर है कि जो आरबीआई है वो स्टेट्स के साथ मिलके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड करना हो, अगर उनके ऊपर जाना हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो भी आरबीआई कर सकता है। और ऑडिट, कोऑपरेटिव बैंक्स की ऑडिट को लेके, उनकी वाइंडिंग को लेके भी थोड़े से इस कानून के अंदर प्रावधान है। आइडिया ये है कि इस कानून के आने के बाद, जब ये कानून संसद से पारित होगा, तब आरबीआई को कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग का ज्यादा मालूमात रहेगी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और आरबीआई उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाएगा। अच्छा सर, क्योंकि दो पहलू हैं इस, अगर मैं कहूं कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है, पहला ये है कि स्ट्रक्चरिंग जो है कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसको ज़्यादा चाक चौबंद करना, उसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करना, और उसके तहत कुछ अधिकार आरबीआई को, जैसे कि मैं इसके रूल्स को देख पा रहा हूँ। अभी तक जो एक बड़ी वजह या बड़ी चिंता थी कि इसमें स्टेट कोऑपरेटिव जो हैं, वहाँ पर स्टेट का काफ़ी रोल रहता है, वहाँ के लोग या फिर पॉलिटिकल सिस्टम का भी, और शायद इसीलिए कुछ लोगों ने इसकी आशंका भी जाहिर की कि ये कहीं स्टेट की जो पावर है इसको कर्टेल तो नहीं करेगा। आपके नज़रिए से जो फंक्शनिंग में आरबीआई की भूमिका को बढ़ाना सहकारी बैंकों में, वो कितना ज़रूरी या गैर ज़रूरी है, और इसका इम्पैक्ट सहकारी बैंकों के गवर्नेंस सिस्टम पर किस तरीके से? पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी जो कंट्रोल है ये कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये डुअल कंट्रोल है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं आरबीआई का सुपरविजन के अंडर, और कुछ एरियाज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द आरसीएस के अंदर। नाउ इसमें बेसिकली जो लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैं, या एरिया ऑफ ऑपरेशन है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं जो कि आरबीआई के कंट्रोल में है, और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में है, मैनेजमेंट, ऑडिट वगैरह। तो इस अमेंडमेंट से कुछ हद तक जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जो अभी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो आरबीआई के सुपरविजन में आ जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो अभी रिसेंटली जो कोऑपरेटिव बैंक्स में जो मैल प्रैक्टिसेस जो बाहर आए, तो इसको आरबीआई के जो पावर्स थे उसके अंडर में ये उनको देख सकते थे या नहीं देख सकते थे। अब जैसे कि द मोस्ट रीसेंट जो अभी था, ये पीएमसी बैंक का, पंजाब महाराष्ट्र बैंक का, जिसमें कि इरेगुलर लेंडिंग हुआ। चेयरमैन साहब को काफ़ी थ्रू कंपनी रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 50% डिपॉजिट उनको लोन उनको दिया गया। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि ये आरबीआई कुड इट नॉट चेक इट ऑन इट्स ओन, जो उनके पास थे उनके पास, क्योंकि ये जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं, दिस फॉल्स अंडर द परव्यू इवन नाउ बिफोर दिस अमेंडमेंट विद द आरबीआई। तो जाहिर है कि वो अपने सुपरविजन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाए, इसलिए ये जो भी मैल प्रैक्टिसेस हुआ ये चलता गया। तो ये जो अभी जो अमेंडमेंट है, ज़रूर है, ये बिल्कुल सही है कि ये और एक्स्ट्रा पावर्स इससे मिल जाएंगे आरबीआई का। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही रहेगा कि आरबीआई का सुपरविजन फंक्शंस जो हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स के, इसको टाइटन करना पड़ेगा। और अगर पहले से ये अगर थोड़ा टाइट रहता, तो सम ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस जो भी बाहर आए हैं वो शायद नहीं मैल प्रैक्टिसेस हो पाते। ओके अजैन सर, अभी जो सहकारी बैंकों का सिस्टम है, चाहे वो बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति का हो, या फिर उसके रजिस्ट्रेशन का, या फिर उसकी कार्यप्रणाली, या फिर मैं कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है, ये सभी कुछ जिस राज्य में वो स्थित है उसके अधीन आता है। इस संशोधन के ज़रिए इसमें काफ़ी कुछ पावर्स, चाहे वो बोर्ड मेंबर्स की बात हो या फिर उसके फैसलों की बात हो, सुपरसीड करने की पावर
आरबीआई के पास चली जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए का जो बचत का कारोबार है या फिर ट्रांजैक्शन है वो, और उसमें 10% के आसपास करीब एनपीए का हुआ है इन बैंकों का। क्या बड़ी जो बदलाव है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव के साथ हम उसके जो तमाम अवगुण थे या रोग थे उसको दूर करते हुए नजर आ रहे हैं इस संशोधन के साथ, या अभी रास्ता आगे और भी होगा? देखिए कविंदर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापसी कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हमारा संविधान बना तो फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया। कुछ कार्यवाही या कुछ क्षेत्र आपको रिजर्व किए गए स्टेट के लिए और कुछ सेंटर के लिए। बैंकिंग ऐसी प्रणाली थी जो यूनियन के पास आई और वो सेंटर के पास आई। कोऑपरेटिव जो मूवमेंट जिसे हम सहकारिता कहते हैं वो स्टेट के पास गई, और जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो और जो भी एग्रीकल्चर हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, वो सारी स्टेट के पास चली गई। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को पावर दी गई कि भाई इनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकॉर्पोरेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मेंटेनेंस, ऑडिट, वाइंडिंग अप, ये सारा स्टेट के पास होगा। तो ये बहुत दिनों से डिबेट चल रही थी भाई कि आरबीआई इसको किस ढंग से यूनियन के पास जा सकता है। जैसे अभी बताया गया कि 1965 में भी हमने कोशिश की और कुछ पावर जो इसमें थी वो आरबीआई को दी गई, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटल किया क्योंकि बैंकिंग यूनियन के पास है और बैंकिंग को संभालने के लिए जो पावर भी आरबीआई को दी जाएंगी वो इस बैंकिंग के अंदर यूनियन दे सकती है। तो इसीलिए ओवर ए पीरियड आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ पावर्स जो बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए थी, यानी कि जब हम कह रहे हैं बैंकिंग करने की रेगुलेट है, बैंकिंग का मतलब है कि जो लोगों से आप डिपॉजिट इकट्ठे करते हैं और वो डिपॉजिट इकट्ठे करके जो लोगों को एडवांसेस देते हैं। जो शुरू में मूवमेंट थी कोऑपरेटिव बैंक की, ये था कि कुछ लोग सहकारिता जिनके पास पैसे स्पेयर हैं वो मिलके आएंगे और वो जब उनको जरूरत पड़ेगी तो उसके एडवांसेस ले लेंगे। ओवर ए पीरियड कोऑपरेटिव बैंक बड़े होते चले गए, काफी डिपॉजिट आए, और जैसे कह रहे हैं आज की डेट में लगभग इन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट है, 3 लाख करोड़ रुपए के एडवांसेस हैं। तो ये एक चैलेंज आ गया कि इसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल होना चाहिए और इसमें बायस नहीं होना चाहिए और पर्सनल फेवर नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि ओवर ए पीरियड कोऑपरेटिव बैंक की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उतनी ड्यू डिलीजेंस नहीं की, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, और उसकी मैनेजमेंट में जो लोग आए उनकी क्वालिफिकेशन और उसके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आए। इन्हीं बातों को देखते हुए जो एक एक्सपीरियंस रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ जो बॉम्बे में हुआ, उस बैंक के बारे में भी यही तथ्य निकल कर आए कि जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, क्योंकि एक आरबीआई एक प्रोफेशनल बॉडी है और जो इसमें एक्सपर्टीज है जिसकी मैनेजमेंट है, ये सोचा गया कि आरबीआई को ही ये पावर दी जाए कोऑपरेटिव बैंकों को करने के लिए। साथ के साथ ये भी ध्यान रखा गया कि सिर्फ बैंकों को ही आरबीआई लेगा, लेकिन जिसमें बैंकिंग नहीं होगी उसको वो पावर आरबीआई के पास नहीं होगी। तो इसलिए प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी एटसेट्रा जो फार्मर सोसाइटी है, शर्त यह है कि बैंकिंग का नाम नहीं लिखेंगे। इतना फर्क है, अगर वो बैंक का नाम लिखते हैं तो आरबीआई पे जाएंगे, नहीं लिखते हैं तो वो स्टेट के पास ही रहेंगे। पावर क्या दी गई आरबीआई को? आरबीआई को कहा गया पहले कि भाई आप इनका जो चेयरमैन अपॉइंट करना है उसको फिट एंड प्रॉपर के क्राइटेरिया मानना चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होगा वो होगा। आरबीआई को पावर दी गई कि अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कोऑपरेटिव अपॉइंट करती है, जो आरबीआई के चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, और ये ढंग से काम नहीं करते तो आरबीआई उसको सुपरसीड करती है। लेकिन ये स्टेट की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि इन कंसल्टेशन विद द स्टेट आरबीआई इसको सुपरसीड कर सकता है। ये पावर आरबीआई को दे दी गई इसके बारे में मैनेज करने के लिए। तो ये जो सारे जो काम किए गए हैं आरबीआई के मैनेजमेंट के, ऑडिट के भी दिए गए हैं, वाइंडिंग अप के भी दिए गए हैं। सवाल यह, क्योंकि आज की डेट में जब हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं उसमें आज की डेट में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन्होंने वहां से एडवांस लिए हुए हैं, उन लोगों का भी, क्योंकि बैंकिंग की सारी प्रणाली में देश की एक अर्थव्यवस्था होती है, लोगों का एक कॉन्फिडेंस होता है, और इसीलिए आरबीआई का जो रेगुलेटर रोल है कि उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करे। आपने देखो ना, बैंकों के ऊपर बहुत सख्ती रखता है आरबीआई। क्यों रखता है? कि एक साधारण नागरिक ये देखता है ये बैंक है और बैंक को समझ के कि मेरा पैसा सुरक्षित है वो जमा करा देता है। अब उस पैसे की सुरक्षा करने के लिए आरबीआई को रेगुलेट करना, मैनेज करना और रेगुलरली इसको मॉनिटर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अदरवाइज वो कल को बैंक ने कोई काम गलत कर दिया तो वो डिपॉजिटर का पैसा नहीं मिलेगा, और डिपॉजिटर का पैसा नहीं मिलता तो कॉन्फिडेंस शेक होने का खतरा है। तो इसीलिए इस कदम के अंदर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसमें एक तो उन्होंने पावर ली गई है मैनेजमेंट करने की, क्वालिफिकेशन की लेने की दी है,
सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ली है, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप ली है, और एक और महत्वपूर्ण जो चेंज है वो शेयर कैपिटल के बारे में। आज की डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल के अंदर शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर आ सकता है और शेयर कैपिटल वापस लेके जा सकता है, सुरक्षा रखने के लिए कि जो एक बार शेयर कैपिटल आ गई वो वापस नहीं जा सकेगी बिना आरबीआई के अप्रूवल के। तो वो भी उन्होंने एक प्रावधान किया है कि शेयर कैपिटल भी होगी, डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन आने के बाद वो वापसी का जो है वो आरबीआई के अप्रूवल से ही होगा दोनों का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, ताकि उससे शेयर कैपिटल से उसकी स्ट्रेंथ बनती है बैंक की, हाँ ये मेरा पैसा है। जैसे हम रेगुलर बैंकिंग में देखते हैं कि जो भी प्रमोटर है वो अपना कंट्रीब्यूशन लेकर आता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आपने देखा होगा कि सरकार समय समय पर निवेश करती रहती है वो रेशो को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कोऑपरेटिव बैंक के इंटरेस्ट में है ये, और मुझे लगता है कि बैंकिंग की ओवरऑल प्रणाली में बहुत मदद करेगा। और क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों का एक अपने लास्ट माइल बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा रोल है, उनको स्ट्रेंथन करना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी फैसिलिटेशन करना, आई बिलीव ये बहुत एक अच्छा कदम होगा। और आने वाले समय में इस कोऑपरेटिव बैंक की मेरे हिसाब से इससे साख बढ़ेगी, उनकी वर्किंग बढ़ेगी और उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके अशोक सर, जो बात जैन साहब कर रहे हैं, क्योंकि दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि एक तो आरबीआई के पास जो मौजूदा पावर्स हैं उनको एक्सपैंड किया गया है, लेकिन दूसरा एक चैलेंज ये है कि किस तरीके से मैनेज कर पाएं, क्योंकि बैंकिंग के लिए करीब जो मोटे तौर पर आंकड़े हैं करीब 1540 सहकारी बैंक हैं। अब उनको भी अगर आरबीआई पूरी तरीके से निगरानी में रखेगी और मॉनिटरिंग करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ में, किस तरीके का चैलेंज वहाँ पर होगा और स्टेट का रोल वहाँ पर, और ख़ास तौर पर रजिस्ट्रार जो स्टेट रजिस्ट्रार जहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन का काम होता है उसकी पावर्स कितनी ज़्यादा कम होंगी और उसका फ़ायदा या नुकसान इस सेक्टर में ख़ास तौर पर सहकारी बैंकिंग में किस तरीके से देखते हैं आप? जैसे मैंने भी कहा था कि आरबीआई के पास ऑलरेडी काफ़ी पावर्स हैं सुपरविजन के। ये है ज़रूर कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है कि चेयरमैन को कौन बनेगा चेयरमैन, उसको कैसे हटाया जाएगा वगैरह पावर्स नहीं है, लेकिन बैंकिंग ऑपरेशंस सुपरवाइज करने के काफ़ी पावर्स हैं अभी भी। और इनफैक्ट आरबीआई में एक डिपार्टमेंट है अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट, जो कि ये सारा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन बैंक्स हैं, उनका सुपरविजन उनके हाथ में। और आरबीआई के जो एक डिप्टी गवर्नर थे पहले 2012 में, उन्होंने रिपोर्ट में ये भी लिखा था उसी समय 2012 में कि ये डिपार्टमेंट तो है अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट, लेकिन इनके पास एडिक्वेट स्किल्स नहीं है टू कैरी आउट द सुपरविजन एक्टिविटीज। तो अगर हम नया पावर्स, तो अच्छा है, इनको नया पावर्स मिल गया, वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो अनलेस दे स्ट्रेंथन दैट डिपार्टमेंट, तो ये पावर्स लेने से कोई खास फायदा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू, पावर्स तो हैं उनके पास ऑलरेडी और वो पावर्स उन्होंने फुल यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसीलिए जो भी अभी थोड़ा बहुत स्कैम्स हुए हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, इसी वजह से हुए। तो मेरा संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ नेसेसरी ऑफ कोर्स, ये पावर्स जो भी नए पावर्स उनको आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आए हैं, दीज आर यूजफुल, बट दे विल नॉट बी यूजफुल फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस जब तक कि ये आरबीआई में जो सुपरविजरी जो उनके जो ये डिपार्टमेंट है, अनलेस दैट इज स्ट्रेंथन्ड एंड दैट इज एडिक्वेटली स्किल्ड। ओके चक्षु जी, क्योंकि मैं कई सारी जो गैर सरकारी रिपोर्ट्स बैंकिंग सेक्टर और ख़ासतौर पर सहकारी बैंकों को लेकर आई थी जब इस अमेंडमेंट की बात हो रही थी और संसद में इस पर चर्चा भी उससे पहले, उसमें कहा गया कि प्रोफेशनल अप्रोच और एफिशिएंसी की कमी और दूसरा राजनीतिक दखलंदाजी का होना, ये इस सहकारी बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े रोग थे। जो रूलिंग्स आएंगी वो अलग है, लेकिन जो मोटे तौर पर ये विधेयक, ये कानून बनता दिख रहा है, उसमें जो प्रावधान है उसमें कितना इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है और क्या इसके बारे में कोई बहुत ही स्पष्ट ब्लैक एंड वाइट मैं कहूँ कि लाइन खींची गई है या फिर कुछ अभी इंतज़ार करना होगा? कविंद्र जी, आपने जिन रिपोर्टों का उल्लेख किया, आरबीआई झा साहब भी एक रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे थे कि आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग को कई बार इवैल्यूएट किया है
और उस इवैल्यूएशन में 2-3 चीजें बाहर निकल के आई हैं। एक है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसकी झा साहब ने बात करी। एक है लैक ऑफ कैपिटल, जिसकी जैन साहब बात कर रहे थे, और एक है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स की ओवरसाइट मैकेनिज्म है, ऑडिट ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है। ये 3 चीजें आरबीआई ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि इससे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। जैन साहब ने काफी विस्तार से बताया कि किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स अब ज्यादा कैपिटल उठा पाएंगे शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके। अब आरबीआई के पास इस बिल के पास होने के बाद पावर आ गई है कि कौन कोऑपरेटिव बैंक्स को ऑडिट करेगा और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो आरबीआई देख सकता है। आरबीआई एक स्पेशल ऑडिट भी ऑर्डर कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक की, अगर वो चाहे तो एक वो ऑडिट की पावर भी आ गई है। और तीसरी बात जो कि हमने शुरू में डिस्कस करी थी कि जो हेड ऑफ द बैंक होगा, जो बॉडी उस पूरे बैंक का संचालन करेगी, उसे दिशा देगी, वो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसका चेयरमैन। तो क्या वो कॉम्पिटेंट होंगे, क्या उनके पास वो सारी एबिलिटीज होंगी जिससे वो प्रॉपरली बैंक को चला सकें? तो इसका ध्यान रखने के लिए आरबीआई ने ये कहा है कि भाई उनकी क्वालिफिकेशंस और कमर्शियल बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन लगभग सिमिलर रहेंगी। तो इससे ये हो जाएगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स ऑलमोस्ट कमर्शियल बैंक्स की तरह रन करेंगे इस कानून के पास होने के बाद, बट फिर भी वो लोगों के ज्यादा करीब रहेंगे। जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसकी फिर भी थोड़ी बहुत उनके ऊपर सुपरविजन रहेगी और आरबीआई की जो सुपरविजन है वो और बढ़ जाएगी। मैं एक थोड़ी सी चीज स्ट्रेस करना चाहूंगा जो कि झा साहब भी कह रहे थे जी। और वो स्ट्रेस इस चीज पर है कि जब आरबीआई अभी भी कोऑपरेटिव बैंक्स की निगरानी करता है, बट अब आरबीआई की निगरानी का दायरा और भी बढ़ जाएगा। अब जब इस निगरानी का दायरा बढ़ जाएगा तो उसको 2 तरह की जरूरतें पड़ेंगी आरबीआई के पास। एक, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग, और हो सकता है थोड़े और लोगों की जरूरत पड़े क्योंकि काम बढ़ गया है। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब ये कानून पास हो जाएगा तो आरबीआई अपनी फंक्शनिंग को कैसे स्ट्रेंथन करेगा ताकि जो पीएमसी बैंक जैसी घटनाएं हुई हैं वो आगे जाके ना हो। जैन सर, जो 2 चीज़ें मैं समझना चाहूँगा सिस्टम में, ख़ासतौर पर जब बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं और यहाँ पर अगर हम सहकारी बैंकों की बात करें, ऑडिट सिस्टम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों कितने क्रूशियल माने जाते हैं टूल्स, और अब तक जो टूल है ये दोनों किस तरीके से मिसयूज़ हुए हैं, और इन नए कानून जब ये बन जाएगा और अमल में आ जाएगा उसके बाद क्या कितना बड़ा फर्क इन्हीं दोनों टूल के जरिए हम इस सेक्टर में देख पाएंगे? कविंदर जी, आपने बिल्कुल सही जगह पकड़ा है बात को लाके। ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, सहकारिता में ये था कि लोग मिलजुल के खुद ही लोग अपने आप में इकट्ठे हों, अपना ही पैसा लाके अपने ही तरह से लगा के अपना मैनेजमेंट करें। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव का। लेकिन जब वो कोऑपरेटिव बड़ी हो जाए और एक ऐसी संस्था बन जाए जिसमें कि पब्लिक का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा आना लगे, क्योंकि बैंकिंग आ रही है उसमें, तो स्वाभाविक है कि उसको चलाने के लिए उन लोगों का होना जरूरी है जिनके पास नेसेसरी नॉलेज है, एक्सपर्टीज है और जो अनबायस्ड है। तो इसलिए इसमें जो सबसे पहला कदम उठाया गया, जैसे अभी चक्षु साहब कह रहे थे, कि वो यही था बिल्कुल कि भाई प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए। अब देखिए, मैं आप अपना घर का बजट है और घर की व्यवस्था आप खुद चला सकते हैं। आप एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है तो 25-30 लोग मिलकर चला लेते हैं, लेकिन एक शहर की व्यवस्था में आप चलाएंगे तो ज्यादा लोग होंगे, तो आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आपका एक कोऑपरेटिव बैंक बन गया, जिसकी कि आज की डेट में कोई अच्छी बड़ी संस्था बन गई है, तो उसको चलाने के लिए उसके चेयरमैन की अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसीलिए 51% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनकी अकाउंटिंग की, जिनके लॉ की और की एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमिक्स की अच्छी एक्सपर्टीज हो। आरबीआई ने कहा कि उन्हीं की अपॉइंटमेंट होगी, तो लोग की स्वाभाविक है प्रोफेशनलिज्म आएगा उसके चलाने में। रही ऑडिट की बात, तो पहले क्या था, ऑडिट आप अपने बैंक में लोकल रजिस्ट्रार के जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन कर देता था वो हो जाता था। अब आरबीआई ने सारी पावर लिया कि ऑडिटर आरबीआई अपॉइंट करेगा और स्पेशल ऑडिट भी हो सकता है।
तो प्रोफेशनल ऑडिटर आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कमर्शियल बैंकों के जैसे वर्किंग करते हैं, वो ऑडिटर आएंगे। तो उसमें कहीं कमी होगी, क्योंकि एक ऑडिट एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ये इंश्योर करने के लिए कि जो नॉर्म्स हैं, जो बायलॉज हैं, जो रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड है, वो स्ट्रिक्टली अडियर किए हैं या नहीं किए। अब ये सवाल आ रहा था कि आरबीआई के पास मैकेनिज्म क्या है कंट्रोल करने का। ऑडिट एक आरबीआई का ही एक्सटेंडेड हेड है कि जिसे ऑडिट से आरबीआई के पास इंफॉर्मेशन आएगी और ऑडिट उससे मॉनिटर करेंगे। और आपको पता बैंकिंग में जो ऑडिट होकर जो रिपोर्ट आती है, आरबीआई इसको एग्जामिन करता है, जिसमें कोई ऐसे फीचर आएंगे जो ऑडिटर ने एक्सप्लेन किए हैं, जो पॉइंट आउट किए हैं, आरबीआई इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो ये जो मैनेजमेंट की इंप्रूवमेंट है, जिससे कि डायरेक्टर और चेयरमैन ऑडिट इंक्लूडिंग स्पेशल ऑडिट और जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली आप बैंकिंग में फाइनेंस करते हैं, पैसा इकट्ठा करके आप देते हैं, तो लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके पास अच्छी वित्तीय साधन होने चाहिए, शेयर कैपिटल होनी चाहिए और आपके पास डिबेंचर लोन होना चाहिए। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण अहम मसले पर चर्चा करने के लिए और समझाने के लिए। असल में जो बैंकिंग में जो अमेंडमेंट बिल है, और हालांकि इसे अध्यादेश के जरिए सरकार ने लागू किया था और अब संसद में कानून पास कराकर इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके फायदे क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, और इस संशोधन के बाद किस तरीके की शक्तियां आरबीआई के पास पहुंचेंगी और सहकारी बैंकों के लिए क्या बदलने जा रहा है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।